नमस्कार। टॉपिक है हमारा 1857 के विद्रोह के कारण, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। यूँ तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ कारणों को महत्वपूर्ण माना जाता है। खासतौर से जो एंग्लो इंडियन इतिहासकार हैं, उन्होंने सैनिक असंतोष और चर्बी वाले कारतूस जो थे, उन्हीं को 1857 के विद्रोह का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण कारण बताया। लेकिन आधुनिक भारतीय इतिहासकार जो हैं, उनका ये मानना है, उनकी ये धारणा है कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण या सबसे प्रमुख कारण नहीं था। विद्रोह के कारण वो मानते हैं, उनकी शुरुआत होती है जहाँ से भारत में अंग्रेजी प्रशासन की या शासन की शुरुआत होती है, अर्थात प्लासी के युद्ध से लेकर जब तक कि इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ, अर्थात 29 मार्च 1857, जब मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज एजुटेंट की हत्या करके इस विद्रोह का प्रारंभ किया। तो ये जो प्लासी के युद्ध से लेकर 1857 तक का समय है, उस 100 वर्ष के अंग्रेजी शासन के इतिहास में वो तमाम कारण निहित हैं जिन्होंने अंततः 1857 की क्रांति को जन्म दिया। चर्बी वाले कारतूस या सैनिकों का विद्रोह ने तो केवल एक चिंगारी का काम किया, जिसने उन समस्त विस्फोटक कारण, जिनको हम राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक एस्पेक्ट के तौर पर देखते हैं, उनमें एक तरह से उनको जगा दिया, उनमें आग लगा दी, और इस तरह से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हो गया। क्रांति के कारणों की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं राजनीतिक कारण किस प्रकार से रहे थे। जिस तरह से कंपनी ने भारत को राजनीतिक नियंत्रण के अधीन लिया, उस दौरान उन्होंने जो विभिन्न नीतियां अपनाई राजनीतिक क्षेत्र में, उनके विषय में बात करेंगे। किस तरह से कंपनी ने अपनी शिकंजे को भारत में कसने की कोशिश की। भारतीय रियासतों को नियंत्रण में लाने के लिए सबसे पहले वेलेज़ली के समय में सहायक संधि प्रथा प्रचलन में आई थी। इस प्रथा के माध्यम से विभिन्न भारतीय शासकों के साथ में संधि की गई और संधि के माध्यम से उन राज्यों को अपने राजनीतिक नियंत्रण के अधीन लाने की कोशिश की गई। राजनीतिक गतिविधियों की बात करें तो डलहौजी के शासनकाल की हम विशेष रूप से बात करेंगे। डलहौजी के शासनकाल की जो विभिन्न राजनीतिक गतिविधियां हैं, उन्होंने किस तरह से क्रांति की शुरुआत में अपना योगदान दिया, भारतीय जनमानस में भारतीय शासकों में खासतौर से असंतोष की स्थिति उत्पन्न की। डलहौजी के समय में बहुत ही साम्राज्यवादी नीति का पालन किया गया। बहुत सारे आधार पर भारतीय राजाओं का, भारतीय शासकों का के साथ जो व्यवहार किया गया, उनके विषय में बात करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट राज्यों का विलय कर लिया गया, जैसे कि पंजाब, पीगू, जिसे हम दक्षिणी बर्मा के नाम से जानते हैं, इसी तरह से सिक्किम। इन प्रमुख क्षेत्रों का विलय विजय के आधार पर किया गया, आक्रमण के आधार पर किया गया। इसी तरह से डलहौजी के समय में एक नवीन सिद्धांत कंपनी लेके आई, जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसका शाब्दिक अर्थ है व्यपगत का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है, जिसे विलय की नीति के नाम से जानते हैं, हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। ये सिद्धांत के अनुसार कंपनी की नीति थी कि हिंदू राजा जिनका कोई पुत्र नहीं होता था, उनको दत्तक पुत्र लेने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता था, और इस आधार पर इन रियासतों का विलय कंपनी के साम्राज्य में कर लिया जाता था। तो इस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत के आधार पर, व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर बहुत सारे जो राज्य थे भारतीय शासकों के, उनको ब्रिटिश साम्राज्य में, कंपनी के राज्य में विलीन कर लिया गया, जैसे कि सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। तो ये तमाम राज्य व्यपगत के सिद्धांत के अधीन विलय किए गए। इसी तरह से अवध के राज्य का विलय किया गया 1856 में, और इस विलय का आधार उन्होंने कुशासन के आधार पर कि अवध के राज्य में बहुत ज़्यादा कुशासन है, ये आधार तैयार किया कंपनी ने, और इस तरह से कुशासन के आधार पर अवध जैसे बड़े राज्य का विलय कर लिया। अवध कंपनी का सदैव वफादार मित्र रहा था, और एक तरह से कंपनी का शासन ही अवध में चल रहा था, लेकिन फिर भी कंपनी ने इस राज्य का विलय किया।
इसी तरह से और भी बहुत सारे राजनीतिक कारण हैं, जैसे कि तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां, राजकीय उपाधियां ही पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। तो ये जो तमाम नीतियां हैं कंपनी की, इन नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतीय शासकों को, राजाओं को यह लगने लगा कि अब सभी रियासतों का जो अस्तित्व है वो खतरे में। ये तो तात्कालिक कारण थे। मुगल शासक के प्रति बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया, मुगल सम्राट को नज़र देना बंद कर दिया गया, उन्हें सम्मान देना बंद कर दिया गया। यही नहीं, सिक्कों पर से बादशाह का नाम हटा दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने घोषणा की कि जो अंतिम शासक थे मुगल शासक बहादुर शाह, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जो उत्तराधिकारी होंगे वो अपने पूर्वजों के महल अर्थात लाल किले का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से मुगल सम्राट के सबसे बड़े पुत्र को युवराज स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद में जो उनका एक निकम्मा पुत्र था उनको युवराज के पद पर स्वीकार किया गया और उनकी उपाधि जो है वो शाहजादा, यानी वो शाहजादा के नाम से ही जाने जाएंगे। इसी तरह से अंतिम पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय, उनके दत्तक पुत्र नाना साहब की वार्षिक पेंशन भी उन्होंने समाप्त कर दी गई। तो कंपनी इस तरह के कार्य कर रही थी। ये जो तमाम भारत में ब्रिटिश सत्ता का स्वरूप था वो अनुपस्थित प्रभु सत्ता के रूप में था, अर्थात भारत पर बाहर से शासन किया जा रहा था। भारत के जो शासक थे वो भारत के बाहर रहते थे और साथ ही साथ भारत से निरंतर धन का निष्कासन भी होता जा रहा था। इसके अलावा भी बहुत सारे राजनीतिक कारण हैं जिनकी वजह से ये जो विद्रोह था इसका प्रारंभ 1857 में हो पाया। तो बहुत सारे वर्ग हैं जो कंपनी की नीतियों से नाराज थे। चूंकि अंग्रेजी राज्य में शांति थी तो बहुत सारे जो इस तरह के तत्व थे, जैसे कि पिंडारी हुए, ठग हुए, या बहुत सारे जो सैनिक हैं जो लूटपाट वगैरह किया जाते थे, तो वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे। तो इस तरह के तमाम तत्व जो थे उन्होंने भी क्रांति में सीधे तौर पर भाग लिया था। तो ये तमाम राजनीतिक कारण हैं जिन्होंने क्रांति को एक तरह से प्रोत्साहित किया। प्रशासनिक कारणों की अगर हम बात करें, किस तरह से प्रशासनिक और आर्थिक कारण जो थे उन्होंने क्रांति की तरफ अग्रसर किया। भारतीय रियासतों का जब विलय किया गया तो बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव उन रियासतों में देखने के लिए मिलते हैं। खासतौर से जो भारतीय अभिजात वर्ग था, जिसके पास पावर थी, जिसके पास शक्ति थी, पद था, वो इन तमाम सुविधाओं से वंचित हो गया। अंग्रेजों ने जो नवीन प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पर स्थापित की उसमें उन्हें सम्मान नहीं मिला, क्योंकि जो अंग्रेजों की व्यवस्था थी उसमें ऊंचे ऊंचे जो पद थे वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए सुरक्षित रखे गए थे। सेना की अगर हम बात करें तो सेना में ऊंचे से ऊंचा पद जो किसी भारतीय को मिल सकता था वो सूबेदार का पद था, जिसे 60 या 70 रुपए मासिक वेतन मिलता था। सैनिक प्रशासन की बात करें तो सबसे ऊंचा पद जो कोई भारतीय को मिल सकता था तो वो सदर अमीन का पद था, जिसका वेतन 500 रुपया मासिक के आसपास था। तो भारतीयों के लिए इस प्रशासनिक व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने की कोई आशंका वहां पर बच के नहीं रह गई थी। हालांकि 1833 में जो कंपनी ने चार्टर एक्ट पारित किया था कंपनी के शासन के दौरान, उसमें सिफारिश की गई थी कि किसी भी तरह के धर्म, वंश, रंग, जाति या अन्य आधार पर सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इस एक्ट के होते हुए भी कंपनी की जो प्रशासनिक नीति थी उसमें अंग्रेजों को ही महत्वपूर्ण पद प्रदान किए जाते थे, भारतीयों को प्रशासन में महत्वपूर्ण पद प्रदान नहीं किए जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रशासनिक कार्य प्रणाली थी वो पूरी तरह से आर्थिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो वो अयोग्य और अपर्याप्त मानी जाती थी। भूमि कर व्यवस्था जो अंग्रेजों के समय में लगाई गई थी वो बहुत ज़्यादा अप्रिय थी। बहुत सी नवीन जो कर प्रणाली थी, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त हुआ, महलवाड़ी बंदोबस्त हुआ, रैयतवाड़ी बंदोबस्त हुआ, ये तमाम चीज़ें जो है उन्होंने अंग्रेज़ों ने आर्थिक क्षेत्र में लागू की थी। और जो नए ज़िले अंग्रेज़ प्राप्त करते थे उनमें हमेशा अंग्रेज़ों को कृषक विद्रोह का सामना करना पड़ा। भूमि कर एकत्र करने के लिए उन्हें हमेशा सेना भेजनी पड़ती थी। जो नए ज़िले अंग्रेज़ों ने प्राप्त किए थे वहाँ पर सरकार ने कृषकों के साथ सीधे संपर्क बना लिया था। तो मीडिएटर जो थे, मध्यजन थे, वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिए थे। इसी तरह से
उत्तर प्रदेश में महलवाड़ी सिस्टम लागू किया गया, तो बहुत सारे जो तालुकेदार थे और वंशानुगत भूमिपति जो थे उन्हें अपनी जागीरों से, अपने पदों से वंचित होना पड़ा। अंग्रेज़ों ने जमींदारों के पट्टों की बहुत ज़्यादा जांच करवाई थी। बम्बई में एक इमाम आयोग नियुक्त किया गया था जिसने लगभग 20,000 जागीरें जब्त करने की अनुशंसा की थी और इस तरह की जागीरें जब्त भी कर ली गई थी। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों की ये जो नवीन कर व्यवस्था थी उसकी वजह से बहुत सारे भूमिपति निर्धन बन गए और जो कृषक थे उनको भी इस नवीन व्यवस्था में बहुत ज़्यादा कर चुकाना पड़ा, तो उनमें भी आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा असंतोष हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ अंग्रेज़ों की जो आर्थिक नीतियाँ थी वो भारतीय व्यापार और उद्योगों के पूरी तरह से विरुद्ध थी। अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ पूरी तरह से साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रेरित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राजनीतिक शक्ति के प्रयोग से भारतीय हस्तशिल्प और व्यापार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। 1769 से अंग्रेज़ों ने नीति अपनाई थी कि वे भारत के बने हुए माल पर जो इंग्लैंड जाता था उस पर वो बहुत ज़्यादा कर लगाया करते थे और साथ ही साथ भारत के कच्चे माल पर वो बहुत कम निर्यात कर लगाते थे। इसके विपरीत अगर हम बात करें, जो माल इंग्लैंड से भारत आता था उस पर बहुत ही कम आयात कर लगाया जाता था। तो कुल मिलाकर कंपनी की जो आर्थिक नीतियाँ थी वो पूरी तरह से कंपनी को संरक्षित करने के लिए थी और भारतीय व्यापार और उद्योग के बल पर उन्होंने ब्रिटिश व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहित किया था। कंपनी की इस नीति की वजह से भारत का कपड़ा उद्योग पूरी तरह से नष्ट होने लगा। लाखों व्यक्ति भारत में बेरोजगार होने लगे और जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो हमारे उद्योगों का हाल और भी बुरा हो गया है, क्योंकि भारतीय उद्योग मशीनी माल का मुकाबला नहीं कर पाए। इस तरह की आर्थिक नीतियों की वजह से भारत अंग्रेज़ों का एक ऐसा कृषि प्रधान उपनिवेश बन गया जो इंग्लैंड के उद्योगों को कच्चा माल भेजता था और उनके बने हुए माल को खरीदने के लिए एक बाजार के तौर पर काम करना पड़ता था। तो ये जो कंपनी की नीति थी उसकी वजह से भारत के जमींदार, किसान, मजदूर, उद्योगपति, व्यापारी सभी नष्ट होने लगे। भारत में निर्धनता बढ़ने लगी और भारत की इस बढ़ती निर्धनता का जो मूल कारण था वो यही अंग्रेज़ों की व्यापारिक और औद्योगिक नीति थी। तो कुल मिला के तमाम जो आर्थिक व्यवस्थाएं कंपनी के आने के बाद भारत में लागू की गई, इससे भारत के जो विभिन्न वर्ग थे उनमें बहुत ज़्यादा असंतोष व्याप्त था। चाहे वो जमींदार हो या कृषक, कोई भी अंग्रेज़ों की इस आर्थिक व्यवस्था में, इस प्रशासनिक व्यवस्था में प्रसन्न नहीं था। और भी बहुत से कारण हैं। ये जो क्रांति हुई है 1857 की, इन क्रांति के जो बचे हुए कारण हैं उनके विषय में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो तमाम कारण हैं जिन्होंने मिलकर 1857 की क्रांति को जन्म दिया। थैंक यू।